मेरी 5 साल की छोटी बेटी मिनी बिना बोले पल भर भी नहीं रह सकती। संसार में जन्म लेने के 1 साल के अंदर ही उसने बोलना सीख लिया। तब से जब तक जागती रहती है बोलती रहती है। उसकी मां उसे डांट कर चुप करा देती है, पर मैं ऐसा नहीं कर पाता। मिनी का पल भर भी चुप रहना मुझसे सहन नहीं होता, बड़ा ही अस्वाभाविक लगता है। इसलिए मेरी उसके साथ लगातार बातचीत होती रहती है, वो भी उत्साह के साथ। एक रोज मैं सुबह अपना उपन्यास लेकर बैठा था, तभी मिनी आ गई। सवाल नहीं, उसने कहा, बाबूजी, रामदयाल दरबान काक को कौवा कहता है, वो कुछ नहीं जानता है ना। भाषाओं की विभिन्नता के संबंध में उसे जानकारी देने की मेरी प्रवृत्ति होने से पहले ही वो दूसरे प्रसंग में चली गई। बाबूजी, भोला कह रहा था कि हाथी सूंड से बादल में पानी डालता है और उससे बारिश होती है। मैयारी, भोला कुछ नहीं जानता है ना। अब मेरी हाँ ना की तनिक भी प्रतीक्षा किए बिना उसने एक और सवाल किया, पिताजी, आपका मां के साथ क्या संबंध है। मैंने इस सवाल का जवाब कुछ ना देते हुए उससे कहा, मिनी, जाओ तुम भोला के साथ खेलो, मुझे काम है। तब वो मेरे लिखने की मेज के किनारे मेरे पैर के पास बैठ गई और अपने घुटनों पर हाथ रखकर जोर जोर से कहने लगी, अंग दुंग अंग दुंग। उस वक्त मैं अपने उपन्यास में पढ़ रहा था कि प्रताप सिंह कंचन माला को लेकर कारागार की सबसे ऊंची खिड़की से नीचे बहते हुए नदी में कूदने वाले थे। वो अलग बात है। अच्छा, मेरा कमरा सड़क के किनारे है। सहसा मिनी उठी और भागकर जंगले में चली गई और जोर जोर से आवाज देने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। एक काबुली वाला ढीला ढाला कुर्ता पहने, पीठ पर झोली लिए, सर पे पगड़ी बांधे, हाथों में 2-4 अंगूरों के बक्से लिए आराम से सड़क पर जा रहा था। अब मेरी कन्या के मन में इस काबुली वाले को देखकर कैसी भावनाएं उठी, ये कहना बड़ा कठिन है। आवाज सुनकर काबुली वाला पलटा और हमारे घर की ओर आने लगा। मैंने सोचा, बस अब ये झोला लिए आ जाएगा और मैं अपना उपन्यास नहीं पढ़ पाऊंगा। और ऐसा हुआ नहीं। मैंने क्या देखा कि मिनी उसे अपने घर आता देख भाग गई अंदर, और ऐसे भागी कि दिखी नहीं। दरअसल उसके मन में अंधा विश्वास है। अंधा विश्वास ये कि खोज करने पर काबुली वाले के झोले में उसी के समान 2-4 मानव संतान मिल जाएंगे, इसलिए भाग गई। अब मैं बस ये सोच ही रहा था कि देखा काबुली वाला आ गया, मुझे सलाम करके मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। अब वैसे तो मेरे उपन्यास में प्रताप सिंह और कंचन माला की अवस्था बहुत ज्यादा चिंताजनक थी, पर यह भी गलत होता कि इस लंबे चौड़े आदमी को घर पर बुलाकर इससे अगर कुछ ना खरीदूं
शोभा नहीं देता, इसलिए मैंने खरीदा। बातचीत हुई। उसका नाम अब्दुल रहमान, रूस, अंग्रेज, आस पड़ोस के रक्षा नीति के बारे में बातचीत हुई। ना जाने कैसी कैसी बातचीत हुई, और आखिर में उठकर जाने लगा तो मुझसे पूछता, बाबू साहब आपकी बेटी कहाँ है? मैंने भी सोचा सही बात है, मिनी के भय को खत्म कर देता हूं, इसलिए उसे अंदर से बुला लिया। मिनी जब आई तो मेरे पैरों के पास सट कर खड़ी हो गई और एक ही नजर के साथ काबुली वाले के चेहरे और उसकी झोली पर काटते हुए देखने लगा। काबुली वाले ने अपनी झोली से बादाम, किशमिश, खुबानी निकाल कर देने की कोशिश की। मिनी ले ले, बल्कि और ज्यादा सटकर खड़ी हो गई। ये पहली मुलाकात थी मिनी की काबुली वाले के साथ। कुछ दिन बाद मैं अपने घर से बाहर निकला और मैंने देखा कि मिनी हमारे घर के बाहर जो बेंच है उस पर बैठी हुई है और अनर्गल बातें करे जा रही है, और वो काबुली वाला उसके पैर के पास बैठा हुआ है और चुपचाप सुन रहा है। बीच बीच में मिश्रित बांग्ला में कुछ ना कुछ बोल देता है उसके प्रसंग के अनुसार। तो मुझे लगा कि मिनी के 5 साल के जीवन काल में उसके पिता के अतिरिक्त कोई और धैर्यवान श्रोता नहीं मिला था उसको। मैंने ये भी देखा कि उसकी झोली भरी हुई थी, किशमिश से दिख रही थी ऊपर ऊपर। मैं गया काबुली वाले के पास, मैंने कहा, अरे ये क्या किया, क्यों दिया, अब मत देना। मैंने अठन्नी निकाली और उसे दी। उसने चुपचाप अठन्नी ली और अपनी झोली में रखी। घर पर आया तो देखा उस अठन्नी को मिनी की मां अपने हाथ में लिए पूरे घर को उठा रखा। मिनी से पूछ रही है, तुझे ये अठन्नी कहां से मिली? मिनी बड़े शौक से कहती कि काबुली वाले ने दी है। बस फिर क्या, आंखें बड़ी बड़ी, आवाज और भी कर्कश, अरे तूने काबुली वाले से अठन्नी क्यों ली? मिनी की मां इस तरीके से बोलेगी मिनी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये आवाज और इतनी बड़ी बड़ी आंखें देखकर मिनी रोने लगी और कहती, मैंने मांगी थोड़ी थी, उसने दे दी। प्यारी लगती है ना रोते वक्त। मैं आया और उसे ले गया बाहर। तब पता चला काबुली वाले के साथ उसकी ये दूसरी मुलाकात है, ऐसा नहीं था। बीच में काबुली वाला प्रत्येक दिन आता था और उसे पिस्ता बादाम देकर फूस के तौर पर उसके हृदय पर उसने बहुत कुछ अधिकार कर लिया। उन दोनों में कुछ बातें भी बंधी हुई थी, परिहास प्रचलित था। जैसे एक मुझे याद है, अब्दुल रहमान काबुली वाला, उसको देखकर मिनी पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? अब्दुल रहमान बड़ी अजीब स्वर में उत्तर देता, हाथी। मिनी ये सुनकर जोरों कतार हंसती। यही परिहास शायद उनकी हंसी का कारण था। अब ये रहस्य कितना गुप्त था या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, एक और बात बड़ी प्रचलित थी। इस बार काबुली वाला यानी रहमान, अब्दुल रहमान मिनी को देखकर पूछता, मिनी तू ससुराल जाएगी? अब बंगाली परिवार में बचपन से ही
छोटी लड़की को ससुराल शब्द से अवगत करा दिया जाता है, पर हम आधुनिक परिवार के, हमने कुछ नहीं बताया मिनी। तो मिनी उस प्रश्न को सही से समझ नहीं पाती, पर मिनी मिनी है, चुपचाप कैसे रह जाए, वो भी सवाल के जवाब कैसे ना दे। इसलिए उल्टा जवाब, उल्टा सवाल, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ये सुनकर जोरों से हंसता और अपना हाथ ऐसे ऊपर करके बोलता, मैं ससुर को मारूंगा। अब मिनी इस नए जीव के बारे में सुनकर, ससुर नामक जीव के बारे में सुनकर और उसकी दुर्अवस्था की कल्पना करके जोरों से हंसती और काबुली वाला भी हंसता। और इन दोनों को हंसता देख मुझे भी बड़ा अच्छा लगता। दो असमान मित्र। ऐसे ही वक्त चलता रहा और शरद काल आ गई। प्राचीन काल में इसी ऋतु में दिग्विजय के लिए राजा महाराजा निकला करते थे, मगर मैं कलकत्ता छोड़कर कभी कहीं नहीं गया। इसलिए हर वक्त मेरा मन पृथ्वी भर में चक्कर काटता फिरता है, जैसे मानो मैं अपने घर में चिर प्रवासी हूं। बाहर की जगत के लिए मन सदैव व्याकुल रहता है। विदेश का नाम सुनते ही मन उस तरफ दौड़ पड़ता है। विदेशी व्यक्ति को देखते ही पर्वत, नदी और बीच में एक कुटिया, ये दृश्य मन में आता है, सुंदर सा। मैं बड़े ही, क्या कहते हैं उसको, दृढ़ स्वभाव का हूं। तो लगता था कि घर से बाहर निकलते ही वज्रघात हो जाएगा सर पर। इसका तरीका निकाल लिया था मैंने, काबुली वाला। मेरे छोटे से कमरे में मेज के सामने उसके साथ बातें करते हुए मेरा भ्रमण का काफी काम हो जाता है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, लाल रंग के, बीच में एक पतली सी संकरी मरुपथ, भार से लदे हुए ऊंटों की पंक्ति, पगड़ी बांधे व्यापारी, कोई पैदल, किसी के हाथ में बलम ही कहता था, कुछ बंदूक उठाकर चलते थे, वो पुराने चकपक वाली। रेमन कमाल की कहानियां कहता रहता था और ये सारी चीजें मेरी आंखों के सामने ऐसे वो पिक्चर की तरह आती रहती। बड़ा अच्छा इंसान था, मगर मेरी पत्नी बड़े ही शंकालु स्वभाव की महिला। उन्हें लगता है अगर कहीं थोड़ा बहुत शोर शराबा हो रहा है तो सारी दुनिया के पियक्कड़ उन्हीं के घर को लक्ष्य बनाकर दौड़े चले आ रहे हैं। उन्हें लगता है पूरी दुनिया बदमाशों से, चोर, शराबियों से, गोरों से, तिलचिट्टों से, मच्छरों से, बाघ से भरी हुई है। अभी इतने दिन दुनिया में रहने के बाद भी उनके मन से ये भय गया नहीं। और रहमत के बारे में उनके मन में इतना भय था कि उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि उस पर नजर रखना। अब मैं उनकी बातों को जब भी हंसी में उड़ा दिया करता था तो वो सवाल ही करती थी मेरे से इतने सारे। कहती थी, अरे कभी किसी का बच्चा चुराया नहीं गया? हाँ, क्या काबुल देश में दास व्यवसाय प्रचलित नहीं है? हाँ, क्या इतना भीम काय काबुली वाला एक छोटी सी बच्ची को चुरा कर नहीं लेकर जा सकता? बातें तो सही थी, अविश्वसनीय, पर इन्हीं सब कारणों से मैं अपनी पत्नी की बात मानकर
अब्दुल रहमान काबुली वाले को अपने घर आने से रोक ना पाए। मैं जानता हूं सब में विश्वास करने की शक्ति समान नहीं होती, इसलिए इसी बात को मैंने अपने मन में रखते हुए ये बात भी स्वीकार कर ली कि मेरी पत्नी के मन से भय जाएगा नहीं। अब्दुल रहमान काबुली वाला साल में एक बार माघ के महीने में काबुल चला जाता था, कहता तो था। इसलिए पूरे कलकत्ता में घूमकर अपना उधार दिया हुआ पैसा वसूल करना पड़ता था उसको, और इसी वजह से दूर दूर जाना पड़ता था। मगर बावजूद इसके वो मिनी से मिलने जरूर आता था। अब दोनों को देखो तो ऐसा लगता था जैसे दोनों में कोई षड्यंत्र चल रहा हो। जिस दिन वो सवेरे नहीं आया उस दिन शाम को आ गया, मैं देखता हूं। और अंधेरे कमरे में एक कोने में लंबा चौड़ा कुर्ता पहने, कंधे पर झोली लिए इस लंबे चौड़े आदमी को देखो तो भय भी होता। मगर जब मैं सुनता काबुली वाले, ओ काबुली वाले कहती हुई मिनी दौड़ती हुई आ रही है, और ये दोनों ऐसे हंस रहे हैं अपने पुराने परिहास पर कि दिल खुश हो जाता था। इसलिए भय एक रोज मैं अपने घर में बैठकर कुछ पढ़ रहा था। वो किताब पूरी हो गई थी। ठंड का वक्त था। सुबह सुबह जंगले से धूप मेरे पैर पर पड़ रही थी। बड़ा मीठा मीठा सा लग रहा था। 8 बजे का वक्त होगा, क्योंकि वो मफलर लपेटकर काफी लोग मैंने देखा कि अपने घर की ओर जा रहे थे सुबह की सैर करके। मैं अपने पढ़ाई में लगा और तभी मैंने आवाज सुनी। मैंने आंख उठाकर देखा तो पहरेदार अपने रहमत पकड़ के लेकर जा रहे थे, और पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चिल्ला रही थी। मैंने रहमत को ध्यान से देखा तो उसके कपड़ों पर खून के दाग थे, उसके हाथ में भी था खून, और पहरेदार के एक हाथ में एक चाकू था जो पूरा खून से सना हुआ। मैंने रोका बाहर जाकर। मैंने पूछा, भाई मामला क्या है? तो दोनों से सिपाही और रहमत से पता चला मुझे कि पड़ोस में किसी ने रहमत से पैसे उधार लिए थे, अब झूठ बोलकर देने से इनकार कर रहा है। और रहमत को आया गुस्सा और उसने बात बात पर लगा दिया छुरा उसके। और रहमत इसी में ही चुप नहीं हुआ, उसे लक्ष्य करके पता नहीं कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था, और पूरा मोहल्ला सुन रहा था। तभी पता नहीं कैसे रहमत ने आवाज सुनी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। और ये आवाज सुनते ही रहमत का चेहरा जो पहले इतना घिनौना था खिल गया। एक 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 कमाल की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। उसका चेहरा जैसे जैसे खिल गया। अब रहमत उसे देखकर सोचने लगा, उसके पास वो झोली है नहीं, तो वो पुरानी बातचीत हो नहीं सकती। तो इतने में अपनी मिनी पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम ससुराल जा रहे हो? रहमत ने कहा, हाँ मैं वहीं जा रहा हूं। पर देखा कि मिनी को ये उत्तर कुछ विनोदपूर्ण नहीं लगा। तो काबुली वाला कहने लगा, मिनी मैं ससुर को मारता पर हाथ बंधे हुए हैं। मिनी ने कुछ कहा ही नहीं, चली गई अंदर। उसके बाद रहमत को काफी साल की सजा हो गई थी। वो
उसने घातक प्रहार किया था ना। और मुझे लगता है जब मिनी वहां से घूमकर घर के अंदर गई थी, रहमन को भूलने की शुरुआत वहीं से हुई थी। क्योंकि हम अपने घर में चुपचाप काम करने लगे हर दिन। हमारे मन में एक बार भी ये बात नहीं आई कि वो काबुली वाला उस कारागार में कैसे अपना दिन काट रहा होगा। घृणा हो रही थी मुझे, और मुझे इस बात पर स्वीकार करना ही पड़ेगा, इस बात पर कि मिनी का व्यवहार और भी लज्जाजनक। पहले तो वो अपने मित्र को भूल गई, और ऊपर से छोटे छोटे लड़कों के साथ उसकी मित्रता होने लगी, और इतनी आसानी से भूली कि मतलब उसके दिमाग में कभी काबुली वाला आया ही नहीं। और जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, वो छोटे छोटे सखा से सखियों में जाने लगी, और धीरे धीरे उसने मेरे कमरे में आना भी बंद कर दिया और मुझसे बातें करना भी बंद कर दिया। तब मुझे लगा कि समय का पहिया काफी तेजी से बढ़ रहा है। फिर से शरत काल आया, फिर से, और इस बार मेरी मिनी इतनी बड़ी हो गई थी कि उसका विवाह संबंध तैयार हो गया था। मेरी मिनी का विवाह होगा। अभी छुट्टियों के बाद ही उसका विवाह हो जाएगा। इतनी आसानी से बोल दिया मैंने, नहीं? मिनी कैलाश वासिनी के साथ साथ अपने पिता घर को छोड़कर अपने पति के घर चली जाएगी, उसे अंधकार में डुबो। पर मैं खुश था। मेरी मिनी का विवाह, और कितना सुहाना प्रभात था अगले दिन भी जब वो खबर हमें मिली। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की रोशनी को किसी ने सोने में डुबो दिया। और यही नहीं, कलकत्ता की गलियों के वो ईंट वाले जो मकान थे, उन पर भी जब वो सूरज की रोशनी पड़ती तो वो दीवार भी सोने की तरह चमक जाती, क्योंकि मेरी मिनी का विवाह तय हो गया था। और सुबह से ही मेरे घर में शहनाइयां बज रही थी। बांसुरी की वो आवाज आ रही थी जो मानो मेरे हृदय के क्रदन के साथ ताल से ताल मिला रही। करुणा, भैरवी, रागनी, ना जाने कितने राग बज रहे थे। ऐसा लग रहा था वो समस्त संसार में मेरी खुशियों को बिखेर रही हैं, क्योंकि मेरी मिनी का विवाह तय हो गया था। घर में हर जगह शोर मच रहा था, मंडप बांधा जा रहा था। मैं चुपचाप अपने कोने में घर में हिसाब कर रहा था। तभी अचानक रहमत आया। मैं तो उसे पहचान भी नहीं पाया था। उसके चेहरे पर वो चमक भी नहीं थी, वो झूला भी नहीं था। आखिर में जब वो फंसा, तब मैंने उसे पहचाना कि अरे ये तो रहमत है। मैंने उससे पूछा, रहमत कब आए? कहता कि कल शाम को जेल से छूटा है। जेल से छूटा है। ये बात कान में ऐसे खटकी, पहली बार किसी हत्यारे को अपने सामने देख रहा था। घृणा हो रही थी। मन हो रहा था कि कह दूं कि आज चला जाए यहाँ से। और मेरी हिम्मत देखो, मैंने कह भी दिया। और उसे देखो, वो जाने को तैयार भी हो गया। बाहर गेट तक पहुंचा ही था, ना जाने क्यों रुक गया। इधर उधर देखता, वापस आया और कहता कि मिनी से मुलाकात हो सकती है।
उसने इस भावना से कहा जैसे उसे लगता है कि मिनी अभी भी छोटी होगी। उसे लगा कि मिनी अभी भी काबुली वाले कहती हुई दौड़ती आएगी। उसे लगा कि मिनी के साथ वो पुराना परिहास अभी भी चल सकता है और शायद इसीलिए वो अपने किसी मित्र से उसके लिए अंगूर की डब्बी लेकर आया था। मैंने कह दिया, नहीं, आज किसी और से मुलाकात नहीं हो सकती, आज तुम चले जाओ। मैंने ये बहुत तेजी से बोला था, मगर मुझे ऐसा लगा कि ये शब्द उस तक पहुंचे समय रुक गया। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया। उसकी आंखों में दुख था, जैसे कह रहा हो वो चला। मन में हुआ कि मैंने उसे रोक लिया, फिर देखा वो खुद ही रुक गया। आया और कहता कि ये डब्बी मिनी को दे देना। मैंने डब्बी ली, जेब से पैसे निकाले और उसे देने की चेष्टा की तो उसने हाथ पकड़ लिया। कहता, नहीं बाबू, आपकी बहुत कृपा है। मैं जानते हो क्यों आता हूँ आपके घर। मेरे देश में मेरी बेटी है, मेरी मिनी है, बिल्कुल आपकी तरह। उसी का चेहरा याद करके उसके लिए ये सब लाया हूँ, सौदा करने नहीं आया बाबू। फिर उसने अपनी जेब से नहीं, शायद अंदर से कागज का टुकड़ा निकाला। बहुत मैला था, आराम से खुल रहा था, फटा हुआ भी, और उसने मेरे पढ़ने के मेज पर रख दिया। मैंने देखा कि किसी कन्या के हाथ के चिन्ह है। तेल चित्र नहीं था, फोटोग्राफ भी नहीं था, हाथ का चिन्ह था। और उसी कन्या के हाथ के चिन्ह को रहमत अपने छाती से लगाए, अपने हृदय के पास लगाकर पूरा कलकत्ता घूमा करता था, और वो उसकी बेटी के हाथ का चिन्ह था। और ऐसा लगता था मानो उसकी बेटी के हाथ का चिन्ह ही उसके बड़े से पत्थर जैसे शरीर में शीतलता प्रदान करता। वो एक काबुली वाला था और मैं उच्च शिक्षित बंगाली। नहीं, वो एक बाप था और मैं भी एक बाप था। मौन। मुझे अपनी कन्या की याद आई और मैंने कुछ नहीं सोचा और मिनी को बुला लिया। बाद में बहुत लोगों ने मुझे उल्टा सीधा कहा, पर मिनी को आना था और मिनी आई दुल्हन के जोड़े। काबुली वाले ने जैसे ही उसे देखा वो सकपका गया, जैसे उसने उम्मीद ही नहीं की थी कि मिनी इतनी बड़ी हो जाएगी। वो कुछ बोल ही नहीं पाया, फिर आखिर में बोला, मिनी तू ससुराल जा रही है। मिनी अब ससुराल का मतलब समझती थी। शर्मा गई और मेरे पैरों से सटकर खड़ी हुई, और जैसे ही उसने मेरे घुटनों को स्पर्श किया, मेरा मन बिल्कुल उस वक्त चला गया जब काबुली वाले रहमत और मिनी की पहली बार मुलाकात हुई। मिनी अंदर चली गई और मिनी के अंदर जाते ही रहमत एक जोरदार सांस लेकर बैठ गया, जैसे उसे एहसास हो गया था कि मिनी की तरह उसकी बेटी भी बड़ी हो गई होगी। उसे एहसास हो गया था कि मिनी की तरह शायद उसकी बेटी ने भी उसे भुला दिया होगा। मिनी की तरह शायद उसे अपनी बेटी के साथ फिर से वही रिश्ते को नए रूप से सींचना होगा। और ये दुख का भार बहुत था, इसी वजह से वो बैठ गया था, उठ ही नहीं पा रहा।
आखिर में मैं उसके पास गया, अपने जेब से 50 रुपए निकाले। मुझे मालूम था 50 रुपए देने पर विवाह के आयोजन में थोड़ी बहुत कमी आएगी, पर नहीं, वो जरूरी। मैंने 50 रुपए उसे दिए। मैंने कहा, रहमन, तुम अपने देश लौट जाओ, तुम अपने देश लौट जाओ रहमत, और अपनी मिनी से मिलो, उसका भी विवाह हो रहा होगा, जाओ। और तुम्हारी मिनी के साथ जो मुलाकात होगी वो शुभकामनाएं लाएंगी मेरी बेटी के लिए। जाओ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हीरोकपाल है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो उसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार दिखाइए।